बच्चे बहुत बहुत स्वागत है ब्राइट एजुकेशन के यूट्यूब चैनल में। तो क्लास 9 का जिसका बुक है अंबर भागवान, अंबर भागवान क्लास 9 का ये बुक है हिंदी का। तो उसका चैप्टर 8 मैं आज पढ़ाने जा रहा हूँ, शुरुआत कर रहा हूँ। राइटर जो होते हैं मुंशी प्रेमचंद जी, इन्होंने लिखे हैं। चैप्टर का नाम है पंच परमेश्वर। बहुत ही बेहतरीन ढंग से उन्होंने अपनी लेखन को यहाँ पे दिखाया है और बारीकी से यहाँ पे समझाया गया है कि कहानी एक गांव की है जिसमें बहुत सारे पात्र आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें आपको प्रेमचंद जी द्वारा यह कहानी जो लिखा गया था उसके अंदर एक औरत की जो संपत्ति होती है, बुढ़ी औरत की, किस तरह यानी उसको खाला जान के तौर पे यहाँ पे दिखाया गया है। इसमें एक चौधरी साहब देखने को मिलेंगे, उसी का एक दोस्त जुम्मन भी मिलेगा। तो यहाँ पे इस कहानी से हमें क्या सीखने को मिलेगी वो हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। तो कहानी का पात्र मैंने आपको बोल दिया, जुम्मन शेख आएंगे। तो कहानी से पहले प्रेमचंद को जानना जरूरी है कि ये लेखक है कौन, कहाँ से थे, हिंदी में इनका योगदान कितना रहा है। तो देखिए, आप अपनी पेन और कॉपी लेके बैठिएगा। कुछ क्वेश्चन निकल के आएंगे जो हम डायरेक्ट कहेंगे और एग्ज़ाम रिलेवेंट रहेंगे, एग्ज़ाम में वो क्वेश्चन आते हैं। मुंशी प्रेमचंद बहुत ही महान लेखक हिंदी के। अब महान लेखक क्यों कहा? देखिए, हिंदी में इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। बहुत बड़े बड़े उपन्यास गद्दांश इन्होंने लिखे हैं। इनका सबसे फेमस एक उपन्यास था गोदान, बहुत ही फेमस रहा है। इनको बहुत सारे पुरस्कार भी मिले हैं। तो जानते हैं इनके बारे में। मुंशी प्रेमचंद हिंदी कथा साहित्य के कुशल चितेरे मुंशी प्रेमचंद का जन्म 31 जुलाई 1880 को बनारस शहर से 4 मील दूर लहमी नामक गांव में हुआ था। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन बनता है कि मुंशी प्रेमचंद का जन्म कब और कहाँ हुआ था। क्वेश्चन बना लीजिए, तुरंत आप लिख लीजिए, या तो वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को थोड़ी सी रोक लीजिए, पूछ कर दीजिए। तो क्वेश्चन बना लीजिए, मुंशी प्रेमचंद का जन्म कब और कहाँ हुआ था। ये जो राइटर है इनका जन्म हुआ था बनारस में ही, वहाँ से 4 मील दूर आप जाइएगा। बनारस के अंदर एक लहमी नाम की गांव है। और कब हुआ था? 1880 के अंदर हुआ था। इसके बाद उनके जो पिता थे, पिता का नाम क्या था? मुंशी अजायब लाल था तथा माता आनंदी था। माता का नाम था आनंदी और पिता का नाम था मुंशी अजायब लाल। पिता डाक खाने में किराने के काम करते थे। डाक खाने में किराने यानी पियोन की ही नौकरी वो करते थे। तो याद रखिएगा, एक बात ध्यान दीजिएगा, वहाँ पे पिता का नाम माता का नाम अभी तक पूछा नहीं है, तो हम इसको सजेस्ट नहीं करेंगे लिखने के लिए। आपको अगर लगता है तो लिख सकते हैं, लेकिन नहीं चाहिए। पिता डाक खाने में किराने के काम करते थे। धनपत राय पहले उर्दू में नवाब राय के नाम से जाने जाते थे। देखिए, याद रखिएगा, ये धनपत राय और नवाब राय है कौन? धनपत राय मुंशी प्रेमचंद का ही नाम है और नवाब राय भी इन्हीं का नाम है। तो धनपत राय से पहले उर्दू में नवाब राय नाम से लिखते थे। उर्दू में प्रकाशित उनका पहली कहानी संग्रह सोते वतन अंग्रेज सरकार ने जब्त कर लिया, तो उन्हें प्रेमचंद नाम से ही हिंदी में लिखना प्रारंभ किया। क्वेश्चन, तो एक बात याद रखिएगा, मुंशी प्रेमचंद का और दूसरे नाम क्या है? तो क्वेश्चन बना लीजिए, मुंशी प्रेमचंद का दूसरा नाम धनपत राय, और उर्दू में उनको किस नाम से जाना जाता था? ये भी एक क्वेश्चन बनेगा। तो नवाब राय के नाम से जाना जाता था। क्वेश्चन बनेगा कि मुंशी प्रेमचंद का एक और नाम क्या है? तो धनपत राय। एक और क्वेश्चन बना है, जो उर्दू में मुंशी प्रेमचंद को किस नाम से जाना जाता था? नवाब राय के नाम से जाना जाता था। ठीक है, तो इसके बाद हुआ क्या? आगे बढ़ते हैं। होता कुछ नहीं है कि जब उन्होंने एक बहुत ही फेमस कहानी, उस समय देखिए अंग्रेज़ सरकार थे, 1947 में हमारी देश की आज़ादी मिली, उससे पहले ही उन्होंने ये कहानी लिखा था। तो ये कहानी था सोते वतन। ये हमारे जो लोग थे, हमारे देश में जितने लोग थे वो तो गुलाम ही बन गए थे अंग्रेज़ों का गुलाम। तो अंग्रेज उन पे शासन कर रहा था। इसके बाद क्या हो रहा कि जब शासन कर रहा था तो अंग्रेज़ों ने बहुत सारी टैक्स लगा दी थी। हमारे जितने लोग थे उस पर अत्याचार कर रहे थे अंग्रेज़ों। हमारे देश के जो लोग हैं उनको जो अधिकार मिलना चाहिए था वो अधिकार नहीं मिल रहा था।
तो ये सब को देखते हुए उन्होंने एक कहानी लिखा जिसका नाम था सोते वतन। सोते वतन मतलब हमारे देश के लोग सो रहे हैं, उनको जागना चाहिए। मतलब ये एक कैसा कहानी था? ये कहानी ऐसा था कि आपको जागरूकता लाने वाली कहानी थी, आप समाज के प्रति जागरूक होइएगा, तो ऐसा कहानी था। तो इस तरह की कहानी अंग्रेज़ सरकार ने देखा कि ये हमारे खिलाफ़ भड़कावा जा रहा है। मतलब होता है ना कि हम किसी के खिलाफ़ भड़काते हैं, तो ऐसा कुछ शब्द भी इसके अंदर देखने को मिला कि हमें अंग्रेज़ों से छुटकारा किस तरह पाना है, देश की आज़ादी चाहिए, हमें हमारी हक चाहिए, तो इसके लिए तो हमें लड़ना पड़ेगा, हमें नामना पड़ेगा, आप आंदोलन कीजिएगा, तो हम सरकार के खिलाफ़ जाना पड़ेगा ही पड़ेगा। तो ये इस तरह की कहानियाँ जब उन्होंने लिखे तो अंग्रेज़ सरकार ने जब्त कर लिया। अंग्रेज़ सरकार क्या किया, इस कहानी को जब्त कर लिया, इसको प्रकाशित होने नहीं दिया, पब्लिश होने नहीं दिया। और इसके बाद इनके ऊपर भी कुछ बर्डन आ गया मुंशी प्रेमचंद के ऊपर। तो उन्होंने क्या किए कि अपना नाम बदलकर प्रेमचंद्र नाम देकर कहानियाँ लिखना प्रारंभ कर दिए। आश्चर्य की बात ये आपको देखने की मिलेगी कि लेखक ने कहानी लिखना अंत नहीं किया, उन्होंने अपने कहानी को जारी रखा, लोगों को जागरूकता करने के लिए, लोगों को शिक्षा देने के लिए अपनी कहानी लिखना प्रारंभ किए। बस अपने नाम को बदल दिए। पहले जब लिखते थे तो अपने नाम अजायब राय और नवाब राय के नाम से वहाँ पे लिखते थे, बाद में अपने नाम को बदल दिया। जब अंग्रेज़ सरकार ने ये कहानी को जब्त किया, कहानी का नाम था सोते वतन, तो उन्होंने प्रेमचंद नाम से लिखना प्रारंभ कर दिया। क्वेश्चन बन सकता है कि प्रेमचंद्र नाम वे क्यों रखे गए, उनका प्रेमचंद नाम क्यों रखा गया? तो क्वेश्चन एक्चुअल में क्वेश्चन आया नहीं है, उसको छोड़िए, फिर भी चलेगा, इसलिए मैं इतना नहीं कहता हूँ कि लिखिए। आजीविका के लिए शिक्षक की नौकरी की तथा डिप्टी इंस्पेक्टर भी बने। बहुत गर्व की बात है, उन्होंने शिक्षक की नौकरी की आजीविका के लिए। देखिए, आजीविका चलाना सबको ज़रूरी है, आपकी सबको थोड़े बहुत पैसे की ज़रूरत है, वो अपने संसार को, अपने परिवार को चला सके, तो वो चलाने के लिए शिक्षक की नौकरी किए। बाद में उनको डिप्टी इंस्पेक्टर का भी पद मिला, ये भी बने। बाद में 8 अक्टूबर 1936 को उनका देहांत हो गया। देखिए, ज़्यादा दिन जीवित नहीं रह पाए, बहुत मतलब दुख की बात है, उनकी देहांत बहुत कम उम्र में, लगभग 56 वर्ष की उम्र में उनकी मृत्यु हो गई, तो बहुत कम ही उम्र था। इसके बाद प्रेमचंद जीवन भर आर्थिक तंगी से जूझते रहे। नौकरी में बार बार हो रहे तबादले और नई नई सामाजिक समस्याएं एवं पारिवारिक झंझटों से तंग आकर प्रेमचंद सब कुछ छोड़ साहित्य रचना में लगे। देखिए, बातें ये है कि तबादले का मतलब क्या होता है, आप ट्रांसफ़र होता है, कोई आप एक जगह नौकरी करते हैं, बाद में वहाँ से आपको फिर कहीं और जगह भेज दिया जाता है, फिर वहाँ से भी कहीं और जगह भेज दिया जाता है, तो इसको बोला जाता है तबादले। तबादला होना मतलब ट्रांसफ़र होना, एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफ़र। सरकारी नौकरी कीजिएगा आप तो आपको ट्रांसफ़र मिलता है, आपको ट्रांसफ़र एक जगह से दूसरे जगह सरकार भेजता है। एक बात याद रखिएगा, ये कब भेजता है, कब आपका तबादले होता है, ये उनके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन देखिए, मुझे जहाँ तक लगता है प्रेमचंद्र एक न्यायवादी थे, सत्यवादी थे, हमेशा सच्चाई की तरफ ही ध्यान दिया है, इसलिए शायद उनकी तबादले हो रही थी। तो आगे बढ़ते हैं। उनको काम करने का भी मौका मिला था, समाज को सुधारने की मौका मिला, लेकिन इसके बाद ये थोड़ी तंग आ गए, क्योंकि देखिए, कोई भी इंसान बार बार एक जगह से दूसरे जगह जाने से उसको थोड़ी बोरिंग फील होती है, हैरान हो जाता है, इसलिए ये भी परेशान हो गए थे। बाद में उन्होंने नौकरी छोड़ दी, नौकरी छोड़कर अपने साहित्य रचना में ही लगे। साहित्य रचना मतलब वो लिखना, पत्र लिखना, उसके बाद आपका कहानियाँ लिखना, कविताएं लिखना। उनकी बहुत फेमस कहानियाँ गोदान आपको देखने को मिलेगी, जो बहुत फेमस रहा है। वो एक नोवेल है, उपन्यास है। उन्होंने लगभग 300 कहानियाँ तथा 14 उपन्यासों की रचना की। देखिए, कहानियों के अंदर बहुत सारा कहानी लिखे। ये जो आज पढ़ रहा हूँ मैं, पंच परमेश्वर, ये भी एक कहानी ही है। तो उन्होंने लगभग 14 उपन्यासों की रचना की, कहानियाँ 1400 उपन्यासों की रचना, 300 कहानियों की रचना की, 1400 उपन्यासों की रचना की। उनकी गिनती संसार के महान लेखकों में होती है। एक क्वेश्चन बनाइए कि प्रेमचंद्र के कहानियाँ और उपन्यास कितने हैं, प्रेमचंद की कहानियाँ और उपन्यासों की संख्या कितनी है, इस तरह की क्वेश्चन बनेगा। तो प्रेमचंद की जो कहानियाँ हैं वो 300 है और उपन्यास 14 उपन्यासों की रचना की है।
उनकी गिनती एक महान लेखकों में की जाती है। उनकी सभी कहानियाँ मानसरोवर के 8 भागों में संकलित है। ये क्वेश्चन आया हुआ था, ये क्वेश्चन दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि प्रेमचंद की सभी कहानियाँ कहाँ पर मिलती है, कहाँ देखने को मिलती है। क्वेश्चन बनाइए, प्रेमचंद की सभी कहानियाँ कहाँ देखने को मिलती है। तो प्रेमचंद की सभी कहानियाँ कहाँ पे है? मानसरोवर के 8 भागों में संकलित है, उसके अंदर मिलेगा मानसरोवर के 8 भाग में। क्वेश्चन बना, आपने बना लिए कि प्रेमचंद की सभी कहानियाँ कहाँ देखने को मिलती है। तो हमें देखने को मिलती है मानसरोवर के अंदर, मानसरोवर के 8 भागों के अंदर, ठीक है, 8 भागों में संकलित है, यही आंसर होगा। मैं देखिए आंसर भी बोलते जा रहा हूँ, यहाँ पे जो क्वेश्चन मिल रहा है, क्वेश्चन बोला आंसर सभी बोल रहा हूँ। नमक का दारोगा, शतरंज के खिलाड़ी, ठाकुर का कुआं, परीक्षा, बुढ़ी काकी, पूस की रात, कफन, सवा शेर गेहूँ आदि उनकी सर्वश्रेष्ठ कहानियों में से एक है। इसके बाद हम देखेंगे कि उपन्यास के अंदर गबन, गोदान, सेवा सदन, निर्मला, प्रेमाश्रम, कर्मभूमि, रंगभूमि, कायाकल्प, प्रतिज्ञा और मंगलसूत्र। शायद मंगलसूत्र को पूरा नहीं कर पाए थे, मृत्यु हो जाती है, मंगलसूत्र अधूरा रह जाता है उनका। तो याद रखिएगा एक बात है कि अब ये सब क्या है। देखिए कहानियों के अंदर आप अगर देखेंगे तो नमक का दारोगा आपको क्लास 9 में ही क्लास 10 में आप जब जाइएगा, क्लास 10 में आपको ये कहानी मिल जाएगा, नमक का दारोगा। ठाकुर का कुआं, ये क्लास 8 में थे तो मिलना चाहिए था, मुझे मिला था ठाकुर का कुआं। यहाँ पे हरिजनों के प्रति जो भाव है वहाँ पे व्यक्त किए हैं, छुआछूत के भेदभाव को यहाँ पे दिखाया गया है। नमक का दारोगा में सरकार जो होता है नमक के ऊपर टैक्स लगा देता है, ब्रिटिश सरकार उस समय चल रही थी, अंग्रेज़ों की सरकार थी, उसको दिखाया गया है। परीक्षा के अंदर ये क्लास 11-12 में जब जाइएगा तो परीक्षा, ये कहानी आपको देखने को मिलेगा। तो ये भी यहाँ भी बहुत इंपॉर्टेंट बातें कही गई है कि हमारी ज़िंदगी में हर चीज़ एक परीक्षा ही है, आप चाहे कुछ भी काम करते हैं। कफन, ये भी आपको देखने को मिलेगा क्लास 10 और 12 के अंदर। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा एक गरीब होता है जिसको एक कफन, इंसान जब मर जाता है वो सादा जो चादर होता है वो ख़रीदने का भी पैसा नहीं रहता है, तो इसकी कहानी का नाम इसलिए रखा गया है कफन। अब बात है यहाँ पे कहानी है। अब उपन्यास के अंदर देखिए, उपन्यास के अंदर मैं ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ा था, मैं बस ये पढ़ा था, मैं निर्मला पढ़ चुका हूँ और अभी गोदान भी पढ़ ही रहा हूँ, ख़त्म नहीं किया हूँ। तो गोदान के अंदर आपको कहानी देखने को मिलेगा, लगभग 1936 की बात है, 1936 की ही, जब उनका देहांत हुआ था उसी समय से थोड़ी पहले की कहानियाँ है, ये थोड़ी पहले की, ज़्यादा देर नहीं, थोड़ी पहले की कहानियाँ हैं। यहाँ पे गोदान में आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे एक गरीब परिवार किस तरह लाचारी का ज़िंदगी जीता है, उसके पास कुछ नहीं रहता है, किसानों की लाचारी यहाँ पे दिखाई गई है। निर्मला, यहाँ पे एक लड़की रहती है, लड़की के ऊपर ही, लड़की का नाम ही रहता है निर्मला, उसके ऊपर पूरी ये उपन्यास है, ये भी एक कहानी की तरह ही होता है। तो इसमें पूरा उसका शुरू से लेकर अंत तक उसकी ज़िंदगी की पूरी कहानियाँ इसमें रची जाती है, वही उपन्यास कहलाता है। तो ये मैंने बतला दिया। देखिए समय 13 मिनट चला गया, उसको देखकर लाभ नहीं है, आपको समझना ज़रूरी है, समझाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। पंच परमेश्वर की बात करते हैं आज जो पढ़ेंगे हम क्लास 9 में, पंच परमेश्वर। यहाँ पे क्या मिलेगा हमें, ये जो कहानी है इसका पूरी सारांश यहाँ पे दिया हुआ है। सारांश मतलब होता है समरी। आप जब कोई भी मूवी वगैरह देखते हैं तो उससे पहले एक ट्रेलर दिखाया जाता है, आप ट्रेलर को देखकर समझ जाते हैं कि जो मूवी है वो कितना इंटरेस्टिंग होने वाली है, आप एक्साइटेड हो जाते हैं देखने के लिए। उसी तरह सारांश को देखकर भी आपको एक्साइटेड होना पड़ेगा, क्योंकि देखिए वैसा ही कुछ सब देखने को मिलेगा। पंच परमेश्वर सारांश में बोल रहा हूँ, प्रेमचंद की सर्वश्रेष्ठ कहानियों में से एक है। इस कहानी में यह बताया गया है कि पंच न किसी के दोस्त होते हैं न दुश्मन। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अपने आप में एक क्वेश्चन बनेगा कि पंच, देखिए ये क्वेश्चन है बुक में, इसलिए मैं नहीं निकालना चाहता हूँ। जो बुक में क्वेश्चन है उसको मैं नहीं लिखाऊंगा, वो बुक से ही पढ़ना पड़ेगा। यहाँ पे कहा गया है पंच जो होता है, पहले देखिए पंचायत, गांव में क्या होता था, पंचायत अभी भी है गांव में पंचायत। ये पंचायत जब बैठता है वहाँ पे जो सरपंच चुने जाते हैं, जो गांव बूढ़ा आपने सुने होंगे, अपनी घरेलू लैंग्वेज में यूज़ कर रहा हूँ मैं, गांव बूढ़ा, वहाँ पे उसी गांव बूढ़ा को पंचायत कहा जाता था। वो पंचायत जब आप देखिए, अभी आपकी कोई भी समस्या होती है तो आप कहाँ पे समस्या का समाधान करते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे बड़ी समस्या छोटी समस्या हो, तो उसका समाधान या तो आप पुलिस रिपोर्ट करते हैं, है कि नहीं, थाने में जाते हैं। कोई आपके झगड़ा हो गया पड़ोसी के साथ, कोई मारपीट हो गई तो वो आप थाने में जाते हैं। लेकिन गांव में क्या होता था, अभी भी चलता है
कि गांव में पंचायत होते हैं, उस पंचायत के साथ विचार बैठता है, एक सभा बैठती है, पंचायत जो डिसीजन देगा वही आपको मानना पड़ेगा। तो वही पंचायत ही हेड होता है। तो वो पंचायत में जो पंच चुने जाते हैं, जो एक ही इंसान को पंच चुना जाता है, वही मूल मतलब कार्य करता है। तो वो पंच जो होता है ना ही किसी का दोस्त होता है ना दुश्मन। यहाँ पे वही समझाया गया कि पंच जिसको भी चुना जाए वो किसी का दोस्त भी नहीं होगा, दुश्मन भी नहीं होगा, न्याय ही करेगा, जो सही गलत है उसी को परखेगा। उन्हें समाज में परमेश्वर का रूप माना जाता है। याद रखिएगा, इस कहानी के अंदर हमें ये भी दिखलाया गया है कि जो पंच होते हैं यानी पंचायत जो होते हैं, मुखिया जो होते हैं, उन्हें समाज में परमेश्वर का दर्जा दिया गया, उन्हें ईश्वर की रूप दिया गया है। पंच बिना किसी भेदभाव अथवा पक्षपात से दूध का दूध और पानी का पानी कर देता है। याद रखिएगा, यहाँ पे पंच क्या करता है, पंच क्या करता है, देखिए, दूध का दूध पानी का पानी मतलब हो जाता है कोई भी बातें को साफ साफ कहना। ये एक मुहावरे के तौर पे देखिए, अब ये मुंशी प्रेमचंद जी की जो भी कहानियाँ पढ़िएगा, चाहे वो आप कहानी ही पढ़े चाहे उपन्यास ही पढ़े, उन्होंने मुहावरे का जमकर यूज़ किया है। मैंने देखा, मैंने पढ़ा, बहुत बारीकी से उन्होंने इसका इस्तेमाल किया है अपनी कहानियों के अंदर। दूध का दूध पानी का पानी कर देते हैं, मतलब आपको बातें सीधी सीधी साफ साफ दिखाई दे। तो ऐसी पंच करता है। प्रस्तुत कहानियों में जुम्मन शेख और अलगू चौधरी में गाढ़ी दोस्ती रहती है। यहाँ पे दो मित्र होते हैं, एक होता है मुसलमान अलगू चौधरी, ये जुम्मन शेख मुसलमान होता है, अलगू चौधरी हिंदू होते हैं। लेकिन इनके दोनों के अंदर बहुत ही गहरी मित्र होता है, दोनों एक साथ खाते हैं, दोनों जो पर्व मनाते हैं, अपने अपने पर्व तो हर कोई मनाता है, लेकिन दोनों के पर्व में शामिल होते हैं। बहुत ही यहाँ पे मित्रता की भाव दिखाई गई है, गहरी दोस्ती दिखाई गई है। पर खालाजान के द्वारा बुलाई गई पंचायत में अलगू चौधरी द्वारा जुम्मन शेख के विरुद्ध फैसला किए जाने पर दोनों की दोस्ती में दरार आ जाती है। यहाँ पे खालाजान होती है, वो खालाजान मतलब बुआ बोल लीजिए, आप अपने लैंग्वेज में बोलिएगा, अपने घर में आप बुआ जिसको बोलते हैं, ये बुआ ही आप उर्दू भाषा है कि नहीं पता नहीं, ये खालाजान कहते हैं मुसलमान लोग। तो खालाजान होती है, बुआ जो होती है वो अलगू चौधरी की बुआ होती है खालाजान। उसका भी एक बार पंचायत बैठता है, तो उसमें अलगू चौधरी को पंच चुना जाता है, जिसके कारण अलगू चौधरी दूध का दूध पानी का पानी कर देता है, यानी साफ साफ सब कुछ न्याय कर देता है। अपने मित्र के खिलाफ थोड़ी कुछ बातें कह देता है, क्योंकि मित्र ने गलतियाँ की थी, जिसके कारण दोनों ही दोस्तों में दरार पैदा हो जाती है। दरार आ जाना मतलब दोस्ती में थोड़ी कड़वाहट सी आ जाती है। परंतु दूसरी पंचायत जब जुम्मन शेख द्वारा अलगू चौधरी के पक्ष में फैसला सुनाने के बाद दोनों के बीच में दोस्ती मुरझाई हुई लता फिर से हरी भरी हो जाती है। फिर एक घटना घटता है जिसमें आपको घटना देखने को मिलेगा कि एक बार और पंचायत बैठता है। उस समय पंच जो चुना जाता है, हेड चुना जाता है, जुम्मन शेख को चुना जाता है। तो जुम्मन शेख भी न्याय का न्याय ही करता है, न्याय साफ मतलब दूध का दूध पानी का पानी वो भी कर देता है। इसके कारण क्या होता है कि दोनों की दोस्ती फिर से हरी भरी हो जाती है। हरी भरी होना पड़ता फिर से पहले जैसी हो जाना। इस प्रकार दोनों बार सरपंच अपने अपने उत्तरदायित्व का सही निर्वाह करते हुए सिर्फ न उचित फैसला सुनाते हैं बल्कि पंचायत की गरिमा भी बढ़ाते हैं। इस प्रकार दोनों दोस्तों को एक एक बार पंचायत चुना जाता है। दोनों दोस्त जब जब पंचायत बने थे अपनी गरिमा को बनाए रखे, अपनी फैसला सही सुनाए, जिसके कारण इससे पंचायत जो बनता है उसका गरिमा भी बढ़ जाता है। यह कहानी हमें उत्तरदायित्व एवं प्रभुत्व नागरिक बनने में प्रेरणा देती है। एक क्वेश्चन बनेगा, ये क्वेश्चन दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस कहानी से आपको क्या शिक्षा मिलती है? क्वेश्चन लिखिएगा कि पंच परमेश्वर कहानी से क्या शिक्षा मिलती है। यह कहानी हमें उत्तरदायी एवं प्रबुद्ध नागरिक बनने की प्रेरणा देती है। आप एक सही नागरिक होइएगा, देश का अपने प्रति उत्तरदायी होइएगा, तो ये कहानी से हमें ये देखने को मिलेगा। कहानियाँ बहुत बड़ी है, लगता नहीं है एक पार्ट में कंप्लीट हो पाएगा। हम आधे घंटे के 3-4 पार्ट बनाएंगे। तो देखिएगा, जुम्मन शेख और अलगू चौधरी में गाढ़ी मित्रता थी। दो दोस्त थे, मैंने पहले ही कह गया। जुम्मन शेख और अलगू चौधरी दोनों में गहरी मित्रता थी, बहुत पुराने मित्र थे, दोनों दोस्त थे। साझे में खेती होती थी, दोनों मिलजुल कर खेती करते थे। कुछ लेन देन में भी साझा था, मतलब इसकी जो समस्या है लेन देन करते थे। आज आपके घर में कुछ नहीं है, पड़ोसी से मांग लेते हैं, बिल्कुल इसी तरह दोनों में दोस्ती थी। एक को दूसरे पर अटल विश्वास था, एक दूसरे पर दोनों विश्वास करते थे, बहुत अधिक विश्वास था। जुम्मन जब हज करने के जाता, देखिए जुम्मन अपने तीर्थ यात्रा यानी हज करने के लिए जाता, मुसलमान लोग हज करने जाते हैं, याद रखिएगा, जुम्मन हज करने जाते थे, तब अपना घर अलगू चौधरी को सौंप गए थे कि अलगू तुम हमारा दोस्त हैं,
पड़ोसी में रहता है, तो बोले थे कि दोस्त हमारा घर थोड़ा संभालना देखना, मैं तुम्हारा थोड़ा हज करके आता हूँ। तो वो जाते थे, जब भी जुम्मन शेख हज करने जाते थे तब अलगू चौधरी को घर देखने के लिए कहे जाते थे, और अलगू चौधरी जब बाहर जाते थे तो जुम्मन को अपना घर देखने के लिए कहे जाते थे। भाई दोनों में दोस्ती थी, एक दूसरे का काम दोनों सटीक भाव से करते थे। उनमें न खान पान का व्यवहार था, न धर्म का नाता, केवल विचार मिलते थे। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि खान पान दोनों अलग करते थे। अलगू अपना अलग करता था, अलग अपना रीति रिवाज पालन करता था। जुम्मन अलग रीति रिवाज पालन करता था। अलगू अपना अलग धर्म पालन करता था, जुम्मन अलग धर्म पालन करता था। इसमें लेकर कोई ये नहीं था, दोहराए नहीं है, आपको देखने को मिलेगा। लेकिन विचार मिलते थे दोनों का। विचार मिलना मतलब आप जो सोच रहे हैं, आपकी दोस्त भी वही सोच को सपोर्ट कर रहा है, तो दोनों का विचार मिल रहा है, यहाँ पे कहा जाएगा। तो ये होता है विचार का मिलना। मित्रता का मूल मंत्र भी यही होता है कि आपके अगर कोई दोस्त है, चाहे स्कूल में हो चाहे घर में हो, तो आपका जो भी दोस्त है वो दोस्त का मूल मंत्र होना चाहिए कि आपका विचार उसके विचार के साथ मिलना चाहिए। वही मित्रता कहलाती है। इस मित्रता का जन्म उसी समय हुआ जब दोनों मित्र बालक ही थे। याद रखिएगा, इनकी दोस्ती कहाँ हुई थी, दोनों कब मिले थे। दोनों जब छोटे थे तब मिले थे, और जुम्मन के पूज्य पिता जुमराती उन्हें शिक्षा प्रदान करते थे। देखिए कई नाम यहाँ पे देखने को मिलेगा। जिस तरह जुमराती शेख कौन है, जुम्मन शेख का पिताजी का नाम था जुमराती शेख। वो एक टीचर थे, और वो टीचर थे, वो दोनों को पढ़ाते थे, जुम्मन शेख को भी पढ़ाते थे, अलगू चौधरी को भी पढ़ाते थे। तो याद रखिएगा कहानी में जो कहानी सुना रहा हूँ कि आएगा जो जुम्मन शेख के पिता का नाम क्या है। तो अभी क्वेश्चन लिख लें, जुम्मन शेख के पिता का नाम क्या है। जुम्मन शेख के पिता का नाम था जुमराती शेख, और वो क्या काम करते थे, शिक्षक की काम करते थे, पढ़ाते थे। ये दोनों भी उन्हीं से पढ़ रहे थे। अलगू ने गुरुजी की बहुत सेवा की थी। अलगू चौधरी जो था वो जुम्मन शेख के पिताजी तो गुरु थे। अलगू चौधरी को जब वो शिक्षा दे रहे हैं तो उसके पिताजी ही क्यों ना हो, किंतु गुरु हुए कि नहीं हुए, तो गुरु की बहुत सेवा किया। अलगू चौधरी गुरु जी की बहुत सेवा करते थे। देखिए अब क्वेश्चन ये भी बनेगा, क्वेश्चन है बुक में है, जो अलगू ने गुरु जी की सेवा किस तरह की थी, है क्वेश्चन, ये छोड़िए, बाद में आप डायरेक्ट वहाँ से पढ़िएगा। तो क्या क्या सेवा की थी यहाँ पे मैं देख रहा हूँ। देखिए बुक से जब आंसर लिखिएगा मार्क ज़्यादा मिलता है। आप कोई मॉडल फॉलो करते हैं तो उससे मार्क कम मिलता है, तो बुक को फॉलो कीजिए। यहाँ पे आंसर दे रहा हूँ। अलगू ने गुरु जी की खूब सेवा की थी, यहाँ से दाग मारिएगा। क्या क्या सेवा की थी, खूब रवैया माजी, जो भी खाना वाना खा के बासन जो छोड़ देते थे तो वो प्याले, यहाँ पे देखिए खूब प्याले धोएं, जो भी चाय पी के रख देते थे, ये सब बर्तन मांजना, प्याले को धोना, ये अलगू चौधरी करता था। उनका हुक्का एक क्षण के लिए भी विश्राम न ले पाता, हुक्का टानते थे। हुक्का कैसा होता है, देखिए पहले के लोग इस तरह का पाइप का बना होता था, और वो जिस तरह अभी लोग सिगरेट वगैरह पीते हैं उस तरह लोग पहले हुक्का पीते थे। तो उनके गुरुजी भी हुक्का पीते थे। तो हुक्का भी शायद यहाँ पे बोला जा रहा है कि लेखक के अनुसार कि अलगू चौधरी जो होता है हुक्का बना बना कर अपने शिक्षक को देते थे। तो हुक्का एक क्षण के लिए विश्राम न ले पाता था, क्योंकि प्रत्येक चीलम अलगू को आधे घंटे तक किताब से अलग कर देता था। एक चीलम जब बना के देता था, अलगू ही बना के देता था चीलम बना के। तो गुरुजी वो चीलम माने हुक्का टानते थे। तो आधा घंटे के लिए अलगू का पढ़ाई थोड़ा डिस्टर्ब हो जाता था, क्योंकि चीलम बनाने में आधा घंटा जैसा लग जाता है। तो आधा घंटा जैसा लगता है तो वो बना के अपने गुरुजी के देता था। यहाँ पे मतलब गुरुजी की किस तरह सेवा कर रहा है वो दिखाया गया है। मैंने पहले ही बोला यहाँ से शुरू होगा, ये सब होगा, ठीक है, कर देती थी, बस इतना दूर। अलगू ने पिता पुराने विचारों के मनुष्य थे। अब अलगू के जो पिता थे पुराने विचार के मनुष्य थे, मतलब विचार उनकी थोड़ी पुरानी थी। उन्हें शिक्षा की अपेक्षा गुरु की सेवा शुश्रूषा पर अधिक विश्वास था। अलगू चौधरी के पिताजी कहते थे अगर तुम शिक्षा ग्रहण कर रहा है, शिक्षा से ज़्यादा तेरा धर्म होता है तो गुरु का सेवा करना। देखिए गुरु का महत्व अभी भी है। गुरु ही ब्रह्मा गुरु ही विष्णु गुरु परम परमेश्वरम, आपको ये शब्द भी देखने को मिलेगा। लेकिन यहाँ पे देखिए ये बात है, अलगू चौधरी के पिताजी भी बोले थे कि गुरु का सेवा करना ही सबसे परम धर्म होता है। अब शिक्षा से बड़ा धर्म वो उन्हीं को मानते थे। वो कहते थे कि विद्या पढ़ने से नहीं आती, जो कुछ होता है गुरु के आशीर्वाद से होता है। थोड़े पुराने विचार के लोग थे, इसलिए वो कह रहे थे कि विद्या जो आपको आती है वो पढ़ने से नहीं आती है, गुरु की आशीर्वाद से। देखिए आशीर्वाद भी ज़रूरी होता है, लेकिन अभी मॉडर्न की बात करूँ मैं, वर्तमान की, ये पुराने विचार की बात है। अभी नए विचार जो चल रही है समाज में,
इसका बात यह है कि सिर्फ आप गुरु की सेवा करेंगे और पूजा पाठ करेंगे तो आपको विद्या नहीं मिलने वाला है, आपको पढ़ना ही पड़ेगा। तो आपको अपना विद्या अर्जन करना ही पड़ेगा। वो यहाँ पे मैं बतला रहा हूँ, वर्तमान की सिचुएशन की बात कर रहा हूँ। और ये पुराने विचार की बात करूँ तो पुराने विचार के लोग थे, अलगू चौधरी के पिताजी, वो बोले कि गुरु की आशीर्वाद से ही सब कुछ होता है, बस गुरु जी की कृपा दृष्टि चाहिए। तो वो कहते हैं कि गुरु की कृपा दृष्टि चाहिए, गुरु अगर कृपा करे तो आपका सब कुछ सही चलेगा। अतः यदि अलगू पर जुमराती शेख के आशीर्वाद अथवा सत्संग का कुछ फल न हुआ तो यह मानकर संतोष कर लेगा कि विद्योपार्जन में मैंने यथाशक्ति कोई बात उठा नहीं रखी। विद्या उसके भाग्य ही में न थी तो कैसे आती। अलगू ऐसा मतलब अलगू सोचता है कि अगर हमारे गुरुजी हमें आशीर्वाद देंगे, मैं पढ़ता भी हूँ, इसके बावजूद भी हम अगर मान के चलिए इम्तिहान में पास नहीं कर पाया, अगर मैं फेल कर गया, तो वो कहते हैं कि हमारी भाग्य में ही न थी, इसलिए हमने नहीं कर पाया, कि हमें कुछ कमी रह गई थी। देखिए कमियां आप में भी होती है, आप पढ़ाई नहीं कीजिएगा। देखिए मैं पढ़ा रहा हूँ, ये आप वीडियो को देखिएगा, जो लिखने बोल रहा हूँ नहीं लिखिएगा, फिर बोलूँगा जी ये याद कर लेना, याद नहीं कीजिएगा, फिर परीक्षा में वो क्वेश्चन आ जाता है, आप नहीं लिखिएगा, तो बातें है कि आप ज़रूर फेल कीजिएगा, तो शिक्षा की कमी हो जाएगी आपको, आपने कुछ कमियाँ की। मगर जुमराती शेख स्वयं आशीर्वाद के कायल न थे, उन्हें अपने सोंटे पर अधिक भरोसा था और उसी सोंटे के प्रताप से आज आसपास के गांव में जुम्मन की पूजा होती है। उनके लिखे हुए रहनामे या बैनामे पर कचहरी का मुहरी की कलम न उठा सकता है। मतलब होता क्या है, वो शिक्षक तो थे लेकिन उनकी गांव में बहुत इज्जत होती थी। वो जो भी लिखते थे, उनकी लिखे वो जो भी बोल देते थे, जो लिखते थे उसके ऊपर किसी का दम नहीं था कि कोई आवाज़ उठा सके या उनके खिलाफ जा सके। वो गुरुजी जो थे उनके हल्के का डाकिया, कांस्टेबल, तहसील का चपरासी सब उनकी कृपा की आकांक्षा करते थे, कि सब लोग उनकी कृपा की आकांक्षा मतलब उनके आशीर्वाद लेने के लिए बेचैन रहते थे। कांस्टेबल हो जाए, चाहे वो चपरासी हो जाए, चाहे डाकिया हो जाए, सब उनकी वाहवाही करते थे। किसकी? गुरुजी की, जुमराती शेख की। याद रखिएगा, नाम भी बोल रहा हूँ मैं। अतः अलगू का मान उनके धन के कारण था, जो जुम्मन शेख अपनी अनमोल विद्या से ही सबके आदर पात्र बने थे। याद रखिएगा। अतः अलगू का, देखिए अलगू चौधरी वही जुमराती शेख का पिताजी था। जुमराती शेख मतलब अलगू चौधरी का पिताजी था जुमराती शेख, जो टीचर थे। तो अलगू चौधरी का जो भी वहाँ पे थोड़ी, देखिए अब तो बात है, पिताजी अगर फेमस रहा, पिताजी का कहीं पे मान सम्मान रहा, तो उनका बेटा का भी लोग मान सम्मान करेंगे। बातें वही है, सम्मान अधिक देंगे। तो बिल्कुल ये जुमराती जो शेख था, जुमराती शेख भी पहचाना जा रहा था उस समय अपने पिताजी को लेकर। लेकिन अलगू का मान उनके धन के कारण था, तो जुम्मन शेख अपनी अनमोल विद्या से ही सबके आदर का पात्र बने थे। अलगू यहाँ पे, तो अलगू का मान उनके धन के कारण था। तो और एक बात है, जुम्मन शेख अपनी अनमोल विद्या से ही आदर का पात्र। एक बात यहाँ पे और कहा गया है कि अलगू के पास पैसा थे, अलगू चौधरी के पास भी धन दौलत था, लेकिन जुम्मन शेख थोड़ी पिताजी के कारण पहचाना जाता था, ये भी बात है यहाँ पे देखने को मिलता है। लेकिन अलगू जो था, जुम्मन के अंदर विद्या अच्छी थी, वो अच्छा खासा मतलब विद्या अर्जन कर रहा था, इसलिए लोग उसे मानते भी थे। आगे बढ़ते हैं। जुम्मन सिंह की एक बुढ़ी खाला मौसी थी। यहाँ से कहानी इंटरेस्टिंग होती जाएगी, ध्यान यहीं पे होनी चाहिए, बिल्कुल बुक के अंदर होनी चाहिए। या तो आप बुक को देखें या मोबाइल को देखें, दोनों में से एक ही करें। अब बोलिएगा कैसे? आप मोबाइल को रख कर आराम से बस आवाज़ें सुन सकते हैं और बुक के अंदर आप मिला भी सकते हैं। तो बातें हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप जैसे भी पढ़ना तो पड़ेगा ही। जुम्मन शेख की एक बुढ़ी खाला मतलब मौसी, सॉरी मैंने बुआ कह दिया था, मुझे समझ में थोड़ी सी कठिनाइयाँ हो गई थी, तो मौसी और क्या, खाला यानी मौसी, यानी जुम्मन शेख की एक मौसी थी। उसके बाद बहुत थोड़ी सी मिल्कियत थी। मिल्कियत, देखिए मिल्कियत क्या होता है? मिल्कियत होता है ज़मीन जायदाद, मतलब संपत्ति, और क्या संपत्ति। तो उनके फुआ मौसी जो थी, फुआ नहीं मौसी, जुम्मन शेख का, याद रखिएगा, जुम्मन शेख का जो खाला जान यानी मौसी थी, जुम्मन शेख के मौसी के पास कुछ संपत्ति था।
परंतु उसके निकट संबंधियों में कोई न था। जुम्मन ने लंबे चौड़े वादे करके वो मिल्कियत अपने नाम लिखवा ली। अब बात है कि जो मौसी थी जुम्मन शेख का, मौसी का कोई संतान न था, अपना कोई था नहीं जो मौसी ये संपत्ति ये जायदाद उसके नाम कर जाएगी। मौसी जानती थी हमारा दिन करीब है, मैं मर जाऊंगा तो संपत्ति किसके नाम दे जाऊंगा। बाद में जुम्मन ने बहुत ही लंबे चौड़े वादे किए। लंबे चौड़े यानी मौसी को बोले कि मैं आपको देखूंगा, कपड़ा दूंगा, ये दूंगा, वो करूंगा, आपकी देखभाल करूंगा, आप जितने ज़मीन जायदाद है हमारे नाम लिखवा दीजिए। और मौसी ने उनकी बात को मानी और अपनी सभी जायदाद किसके नाम पे लिख दी, जुम्मन शेख के नाम लिख दी। जब तक दानपत्र की रजिस्ट्री नहीं हुई, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन निकल के आएगा। देखिए वो दान दी, मतलब अपनी जितनी भी संपत्ति है वो किसको दान दी, जुम्मन शेख को, क्योंकि उसकी मौसी थी, उसका तो कोई संतान है ही नहीं था खालाजान की। तो जब तक देखिए आप पहले क्या होता है, अभी भी हुई होता है, आप जब भी दान देते हैं तो रजिस्ट्री करना पड़ता है। तो अपनी रजिस्ट्री करके वो दान दी, रजिस्ट्री में लिखवाई हाँ मैं ये सब ज़मीन जायदाद जुम्मन के नाम कर रहा हूँ। तो जब तक वो रजिस्ट्री नहीं हुआ था तब तक, अभी ख़त्म नहीं हुआ रजिस्ट्री, अभी बातें चल रहा था, प्रोसेस होता है, फाइल जाता है। तो जब तक ये काम हो रहा था तब तक खालाजान का खूब आदर सत्कार किया गया। तब तक वो खालाजान का जुम्मन शेख और जुम्मन शेख के पत्नी खूब आदर किया। क्या क्या आदर किया, अब क्वेश्चन आएगा। देखिए ये भी क्वेश्चन देखने को मिलेगा, यहाँ से फिर से दाग मारिएगा, मैं जहाँ से पढ़ाऊँगा दाग मारने बोलूँगा, दाग मारिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन बुक के अंदर है। ये आंसर मैं यहीं पे दे रहा हूँ। देखिए बहुत सारे आंसर दे रहा हूँ मैं खुद से, आपको बस राइट करना है। उन्हें खूब स्वादिष्ट पदार्थ खिलाए गए। क्वेश्चन ऐसा है बुक में, जब तक दानपत्र रजिस्टर नहीं हुआ था तो खालाजान की किस तरह सेवा की गई थी, ये क्वेश्चन बुक में मिलेगा, आप देखिएगा। तो सेवा क्या किया था अलगू चौधरी उसके पत्नी ने, खूब स्वादिष्ट पदार्थ खिलाए, बहुत टेस्टी खाना खिलाते थे। भाई किसी का संपत्ति लेना है तो खिलाना पड़ेगा। हलवे पुलाव की वर्षा सी की गई, हलवा पुलाव रोज़ का रोज़ बनाई जा रही थी और अपनी मौसी को खिलाया जा रहा था। पर रजिस्ट्री की मोहर ने इन खातिरदारी पर भी मानो मोहर लगा दी। जब रजिस्ट्री हो गया और रजिस्ट्री का प्रोसेस ख़त्म हुआ, बस इन लोगों ने आदर करना अपना मौसी का भूल गया। हलवा पुलाव तो बनना दूर, यहाँ तक अब पानी पूछने के लिए कोई नहीं था कि एक गिलास पानी ले लो मौसी। जुम्मन की पत्नी करीमन रोटियों के साथ कड़वी बातें, कुछ तेज तीखे सालन भी देती थी। अब बात है कि जुम्मन की जो पत्नी थी करीमन, नाम दिया गया था करीमन, रोटियों के साथ अब क्या खिलाती थी, सूखा रोटी। पहले तो हलवा पूड़ी खिलाया गया, स्वादिष्ट भोजन खिलाए गए। क्यों खिलाए गए ये सब, क्योंकि उनकी ज़मीन जायदाद को लेना था। जब ज़मीन जायदाद ले लिया जुम्मन शेख और जुम्मन शेख की पत्नी ने, तो बाद में क्या किया, उसकी पत्नी ने एक सूखी रोटी खिला रही थी, रोटी भी दे रही है तो 10 तो बातें सुना रही है, गालियाँ दे रही है उस मौसी को। जुम्मन शेख भी निष्ठुर हो गए। अब बेचारी खालाजान को प्राय नित्य और ऐसी बातें सुनने पड़ती थी। अब जुम्मन शेख भी क्या करेगा, जुम्मन शेख ना पत्नी के खिलाफ जा सकता है ना मौसी के खिलाफ जा सकता है। वो बेचारा मिडिल में बीच में फंसा रहता था, बस सुनता था। और खालाजान को प्राय नित्य ऐसी बातें सुननी पड़ती थी। खालाजान यानी मौसी को रोज़ उसकी पत्नी सुनाती रहती थी, खड़ी खोटी सुनाना, मुहावरा, खड़ी खोटी सुनाती रहती थी। बुढ़िया ना जाने कब जिएगी। देखिए अब क्या, कब तक जिएगी। अब किस तरह की खड़ी खोटी, किस तरह की कड़वी बातें जुम्मन की पत्नी सुनाती है उस खालाजान, उन मौसी को, बुढ़िया मौसी को। बोलती क्या है देखो, बुढ़िया न जाने कब तक जिएगी, 2-3 बीघे उसर क्या दे दिया, मानो मोल ले लिया, बघारी दाल के बिना रोटी नहीं उतरी, जितना रुपया इसके पेट में झोंक चुके उतने से तो अब तक गांव में मोल लेते। जुम्मन शेख की पत्नी कहती है कि ये बुढ़िया न जाने कब तक जिएगी। जुम्मन शेख की पत्नी चाहती थी कि बुढ़िया जल्दी मर जाए ताकि हमारी समस्या दूर हो। तो अभी भी समाज में कहीं बहुत सारे ऐसी रीतियाँ देखने को मिलेगा, ये अलग बात है कि हम उसको उठाना नहीं चाहते हैं। यहाँ पे देखिएगा कि जो बातें कहती थी, फिर क्या कहती थी कि ये भी सुनाती थी कि बुढ़िया ने 2 से 3 बीघा ज़मीन क्या दे दिया या संपत्ति क्या दे दिया, मानो मतलब
मानो पूरा मोल ले लिया है, मानो हमें खरीद के रख दिया है। मोल ले लेना मतलब हमें खरीद कर रख देना। मानो जुम्मन शेख की पत्नी कहती है कि मानो हमें खरीद लिया है, बघारी दाल के बिना रोटियां नहीं उतरती। ये बुढ़िया तो ऐसी है, इसको दाल जब तक नहीं रहेगा वो रोटी खाएगी नहीं। जितना रुपया पेट में झोंक चुके। जुम्मन शेख की पत्नी कहती है हम जितना इस बुढ़िया का पेट में खिला चुके हैं, इतने दिनों से जो खिला चुके हैं, उतना पैसा अगर रखते तो हम पूरे गांव को मोल लेते, पूरा गांव खरीद सकते थे। ऐसी बातें खरी खोटी सुना रही है, ये भी दाग मार के रखिएगा, क्वेश्चन है और लिखना पड़ेगा ही। कुछ दिन खाला जान ने सुना और सहा, पर जब न सहा गया तब जुम्मन ने शिकायत की। जुम्मन ने स्थानीय कर्मचारी गृह स्वामी में प्रबंध में दखल देना उचित न समझा। कुछ दिन तक और यूं ही रो धोकर काम चलाता रहा। अब बेचारी क्या करे, जब भी उसको कुछ खाने दिया जाता था वो हमेशा उसकी पत्नी गालियाँ देती थी। किसकी पत्नी? बोलिए, जुम्मन शेख की पत्नी गालियाँ देती थी। तो बाद में एक दिन सोची कि तंग आ गई, नहीं हम तो अब ऐसा नहीं रह सकता, हर रोज़ गालियाँ सुनना है। तो अंत में एक दिन खाला ने फैसला किया और कहा, बेटा तुम्हारे साथ मेरा निर्वाह न होगा, तुम मुझे रुपए दे दिया करो, मैं अपना पका खा लूँगी। तो बाद में वो जुम्मन शेख को कहती है कि बेटा, मौसी है बेटा ही लगेगा, मौसी कहती है जुम्मन शेख को, बेटा कि तुम एक काम करो, इस तरह का रोज़ का खरखराहट मुझे पसंद नहीं होता। आप एक काम करो कि मुझे 2-4 रुपया दे दो, मैं खुद से पका खा लूँगी, मतलब खुद बना लूँगी और खुद खा लूँगी। जुम्मन ने धृष्टता से के साथ उत्तर दिया, रुपए क्या यहाँ फलते हैं? वो भी निष्ठुर था। तो जुम्मन भी निष्ठुर भाव से कहा कि पैसे कहाँ हैं? पैसे क्या गाछ में फलते हैं जो तुम्हें दूंगा? खाला ने नम्रता से कहा, मुझे कुछ रूखा सूखा चाहिए भी कि नहीं? तो खाला ने भी बहुत नर्म भाव से कहा कि मतलब मुझे कुछ तो खाना चाहिए ना जीने के लिए, कुछ तो रूखा सूखा चाहिए, इतना पैसा तो नहीं मांग रहा हूँ। तो सही बोली। जुम्मन ने गंभीर स्वर में जवाब दिया, तो कोई यह थोड़ी ही समझा था कि तुम मौत से लड़कर आई हो। बहुत बड़ी बातें यहाँ पे कही गई है। देखिए, बातें ही कुछ ऐसी बातें होती है जो आपको मार से ज़्यादा चोट पहुँचा देता है, मार तो कम ही होता है। तो यहाँ पे देखिए, वो भी देखिए, जुम्मन शेख भी चाहता था कि ये मर जाए, इसीलिए जुम्मन ने ऐसा जवाब दिया, बोला कि मुझे थोड़ी मालूम था कि तुम मौत से लड़कर, यानी मौत के मुंह से तुम वापस आ गई हो, मुझे थोड़ी मालूम था, मैं समझता था तुम मर जाएगी, मैं समझता था तुम मर जाएगी। तो ऐसी बातें जब खाला ने सुनी तो ये तो दिल में चुभने वाली बातें होती ही है। खाला बिगड़ गई, उन्होंने पंचायत करने की धमकी दी, बोली मैं पंचायत करूंगी, पंचायत बैठाऊंगी तुम्हारे नाम पर। बिगड़ गई मतलब थोड़ी गुस्सा हो गई, बिगड़ना मतलब गुस्सा होना, ये भी मुहावरा है। जुम्मन हंसे, जिस तरह कोई शिकारी हिरन के जाल की तरफ जाते देख मन मन में हंसता है। जुम्मन बहुत हंस रहा है कि जाकर क्या करेगी, है कि नहीं। यहाँ पे कभी कहना चाहते हैं कि जिस तरह एक हिरन जाल में फंस जाता है, जाल में फंसने के लिए जाता है, तो शिकारी बहुत हंसता है कि अब तो फंसेगा ही, अब तो फंसेगा ही। इसीलिए वो बोले, हाँ हाँ जरूर पंचायत करो, फैसला हो जाए, मुझे भी यह रात दिन का खट पसंद नहीं, खट पसंद नहीं। वो बोला चलो ठीक है, पंचायत कर लो मौसी, मेरा भी ये सब पसंद नहीं आता है, खट रोज का। अच्छा, पंचायत में किसकी जीत होगी इस विषय में जुम्मन को कुछ भी संदेह न था। अब बोला है पंचायत में किसकी जीत होगी, इस विषय में जुम्मन को कुछ भी संदेह न था। आसपास के गांव में ऐसा कौन था जो उसके अनुग्रह का ऋणी न हो, ऐसा कौन था जो उसके शत्रु बनाने का साहस करे, किसमें इतना बल था जो उसका सामना कर सके। आसमान के फरिश्ते तो पंचायत करने आएंगे नहीं। अब देखिए, जुम्मन जो शेख था वो क्यों गर्व से बोला कि हाँ हाँ तुम पंचायत करो, कोई बात नहीं, इतना अड़के क्यों बोला? क्योंकि जुम्मन के पिताजी थोड़ी अमीर व्यक्ति थे, जुम्मन के पास भी पैसे थे, गांव में सभी लोग उससे पैसे लिए थे। अब बोलिए आप जिसका नमक खाए हैं, नमक हलामी कीजिएगा नहीं ना। तो वो सोचता था मैं तो सबको पैसे दिया हूँ, मेरा ओपोजिशन मुझे मेरे खिलाफ मेरा कोई बातें सुनाएगा, मेरा शत्रु तो कोई है नहीं,
सब मेरा मित्र ही है गांव के। और रहा बात कि मुझे तो हर कोई जानता ही है, तो ठीक है पंचायत बैठाने दो, देखता हूँ, मेरे खिलाफ़ तो कोई गवाही देगा ही नहीं। तो इस तरह की बातें वो सोच रहा था, इसलिए वो थोड़ी गर्व से बोला भी, और बोला कि आसमान से कोई भगवान तो नहीं आ जाएगा पंचायत करने के लिए। इस तरह की बातें बोला मन मन में। इसके बाद कई दिन तक बूढ़ी खाला हाथ में एक लकड़ी लिए आसपास के गांव में घूमती रही। कमर झुककर कमान हो गई थी, एक एक पग चलना दूभर था, मगर बात आ पड़ी थी, उसका निर्णय करना जरूरी था। अब होता है कि खाला जान जो थी लकड़ी के सहारे चल रही थी, कमर भी झुक चुकी थी, है कि नहीं। अब बुढ़ा शरीर तो जानते ही है, और गांव में घूम घूम कर सबको कहने लगी कि आप लोग हमारी एक विचार कर लीजिए, हमारी पंचायत एक बैठाइए। और एक एक चलना दूभर था, खाने पीने की कमी थी, तो इस तरह की हालात था, खाना मिलता भी नहीं था, कभी खाना देता तो कभी देता भी नहीं था। तो इस तरह मतलब इतना कठिनाई से वो जी रही थी। बिरला ही कोई भला आदमी होगा जिसके सामने बुढ़िया ने दुख के आंसू न बाए हो। मतलब ऐसा कोई इंसान नहीं है जहाँ पे अपनी दुख ना सुनाई हो। खाला जान ने जा जाकर सबको अपना दुख सुनाई। किसी ने तो यूं ही ऊपर में मन में हूँ करके टाल दिया कि हाँ हाँ मैं तुम्हारी पंचायत में आऊँगा, मैं पंचायत करूँगा, बस हूँ करके टाल दिया। और किसी ने अन्याय पर जमाने को गालियाँ दी, कहा कब्र में पाँव लटके हुए हैं, आज मरे या कल पर हवस नहीं मानती। कुछ लोग तो खाला जान को ही गाली दे रहे थे कि ये बुढ़िया अब आ रही है संपत्ति का पंचायत करने, ये कुछ दिन जिएगी फिर मरी जाएगी, फिर संपत्ति का इसको पंचायत करने की क्या ज़रूरत है। बातें देखिए संपत्ति का पंचायत की नहीं था, बातें था न्याय और अन्याय की। संपत्ति तो अपना सब कुछ कुर्बान करके दे ही चुकी थी, कम से कम इतना तो न्याय उसे मिलना चाहिए था कि 2 वक्त का रोटी उसे मिले। अब तुम्हें क्या चाहिए, रोटी खाओ और अल्लाह के नाम लो, तुम्हें अब खेती बाड़ी से क्या काम है। कुछ ऐसा सज्जन भी थे जिन्हें हाथ से रस स्वाद का अच्छा अवसर मिले। कुछ ऐसे भी लोग मिले जब वो जा के सबके घर में कई देखिए लोग कई प्रकार के होते हैं, सभी की भावनाएं अलग है, सभी की सोच अलग है, सभी की विचार अलग है, किसी के साथ कुछ मेल नहीं खाता है। तो कुछ लोगों ने बहुत हंसा उस खाला जान की बातें को सुनकर, ठीक है। इसके बाद झुकी हुई कमर, पोपला मुंह, सन के से बाल, इतनी सामग्री एकत्र हो तब हंसी क्यों ना आवे। ऐसा न्यायप्रिय दयालु दीन वत्सलीय पुरुष बहुत कम थे जिन्होंने उस अबला के दुखड़े को गौर से सुना। बहुत कम इंसान देखने को मिला इस गांव में जो उस अबला नारी, मतलब जिसका कोई ना हो उसको अबला नारी कहा जाता है, उस अबला और दुखिया का बात सुना। बहुत कम इंसान थे, सुने। कुछ लोग ऐसे थे, मैंने पहले ही बोला सभी लोग एक समान नहीं होते। कुछ लोग उस दुखिया औरत की बातें सुने और उसको सांत्वना दी हो। चारों ओर घूम घाम कर बेचारी अलगू चौधरी के पास आती है, यानी वहाँ पे आई, लाठी पटक दी और दम लेकर बोली, बेटा तुम भी दम भर के लिए मेरी पंचायत में चले आना। बोली कि बेटा मैं पंचायत कर रही हूँ, मेरे पंचायत में तुम भी आना। किसको बोला गया उसी का दोस्त अलगू चौधरी को, जुम्मन शेख का ही गहरा मित्र, बहुत ही पुराना मित्र अलगू चौधरी को जाकर वो बोली कि बेटा तुमको भी आना पड़ेगा। अब तो भ्रम में फैल गया। अलगू मुझे बुलाकर क्या करोगी? अलगू बोल रहा है मौसी को, मौसी मुझे बुलाकर आप क्या करोगी? कई गांव के आदमी तो आएंगे ही ना। बोले गांव के तो लोग आएंगे, मुझे बुलाकर क्या करोगी? खाला अपनी विपदा तो सबके आगे रो आई, अब आने न आने का इख्तियार उनको है। अलगू यूँ आने को आ जाऊंगा मगर पंचायत में मुंह न खोलूँगा। अब अलगू बोलता है कि ठीक है मौसी मैं तो आ जाऊंगा। बोलिए मौसी क्या भाई, दोस्त का मौसी तो आपका भी मौसी ही हुआ ना। तो बोला ठीक है, मौसी को बोला ठीक है मैं तो आऊँगा पंचायत में ज़रूर, किंतु मैं मुंह नहीं खोलूँगा। देखिए वो मुंह क्यों नहीं खोलना चाहता था, क्योंकि उसका मित्र ने अन्याय किया है
अब मित्र के अन्याय अगर मैं पंचायत में बोल दूँ तो मित्र मेरे साथ रूठ जाएगा, तो इसीलिए वो भी सोचा कि मैं मुंह नहीं खोलूँगा। खाला, क्यों बेटा? अब खाला गुस्से से बोलती है, थोड़ी गर्व से बोलती है, क्यों बेटा तू मुंह क्यों नहीं खोलेगा? अलगू अब क्या बोलता है, अलगू चौधरी क्या बोलता है खाला को यानी मौसी को। अब इसका क्या जवाब दूं मौसी? अपनी खुशी, जुम्मन मेरा पुराना मित्र है, उससे बिगाड़ नहीं कर सकता। अब ये मित्रता की भावनाएं वहाँ पे आ जाती है। अलगू कहता है कि मौसी देखो वो तो मेरा दोस्त है ना, अब उसके खिलाफ आप विचार बटोरी है, आप वहाँ पे बैठे हैं, पंचायत होगा, मैं अगर उसके खिलाफ में बोलूँगा तो वो मेरा दोस्त है, बुरा मान जाएगा, इसलिए मैं वहाँ पे मुंह नहीं खोलूँगा। खाला क्या कहती है, बेटा क्या बिगाड़ के डर से ईमान की बात ना कहोगे? बहुत बड़ी बातें यहाँ पे खाला ने कह दी। खाला कहती है कि बिगाड़ के डर से, वो तुमसे गुस्सा भी करे या तुमसे दोस्ती तोड़ भी दे, वो अलग बात है कि अपना ईमान बेच देगा क्या तुम? अपने ईमान का बात तुम नहीं कहेगा, ईमान का बात बोलो, न्याय की बात बोलो। तुम्हारा दोस्त ही है तो क्या, देखिए आपका दोस्त भी है तो क्या, अगर कोई दोस्त गलत कर रहा है तो आप उसको बोल सकते हैं कि तुम गलत है। हमारे सोए हुए धर्म ज्ञान की सारी संपत्ति लूट जाए तो उसे खबर नहीं होती, परंतु लड़काल सुनकर वह सचेत हो जाता है, फिर उसे कोई जीत नहीं सकता। अलगू इस सवाल का कोई उत्तर न दे सका, पर उसके हृदय में यह शब्द गूंजते रहे, क्या बिगाड़ के डर से ईमान की बात ना कहोगे? ये शब्द इम्पोर्टेंट था। खाला ने कुछ सुनाकर चली गई, ये शब्द उसके अंदर से बार बार आवाज़ें देते रही, जो खाला मौसी बोल के गई है कि तुम बिगाड़ की डर से ईमान को भूल जाएगा क्या? देखिए पढ़ा लिखा इंसान था, वो भी समझता था ईमान क्या होता है। संध्या समय एक पेड़ के नीचे, अब देखिए बहुत दूर तक चला गया। आई होप कि आपको समझ में आ रहा है। मैं एक काम करता हूँ, कहानी जारी रखूँगा, नेक्स्ट पार्ट ही आपको डिस्क्रिप्शन के नीचे मिल जाएगा, पार्ट 2। ये पार्ट 1 रहा है। एक्चुअल में मुझे और छोटा बनाना चाहिए था, लेकिन उपाय नहीं था, मुझे बनाना पड़ेगा। आपको स्कूल में अगर समझ में नहीं आता है, खासकर इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट जितने हैं स्कूल में समझ में नहीं आता है, तो आराम से समझिए, वीडियो को एक बार नहीं 2 बार देखिए, समझ में आ जाएगा बिल्कुल। आंसर कहाँ से लिखना है, कैसे लिखना है, लास्ट में मैं सजेस्ट करूँगा। कुछ आंसर मैं खुद भी दूंगा जितना, और कुछ दे भी रहा हूँ। सब मटेरियल्स यहीं पे मिलेगा आपको, तो देखिएगा। ये पार्ट 2 में आपको मिल जाएगा, ये पार्ट 1 रहा। पार्ट 2 डिस्क्रिप्शन के नीचे जाइएगा, लिंक वहाँ पे दिया हुआ है। सो बाय बाय, टेक केयर। वीडियो अच्छी लगी एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं, ये भी बोलिए।